हाँ भाई, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल स्टडी पोर्ट पर। तो आज हम पढ़ेंगे MCQ क्वेश्चंस कुछ। ब्लड जो आपको मैंने पढ़ा दिया था उस पर आधारित जितने भी महत्वपूर्ण MCQ बनते हैं वो सारे आज करेंगे। तो संभावना ये रहेगी कि जितने भी MCQ आज करें वो सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाएं, उससे बाहर कुछ भी न आए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 आप लगातार पढ़ते रहिए, जो आपको पढ़ाया जाता है उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। महत्वपूर्ण MCQ भी करवा रहे हैं, उनसे भी बाहर शायद नहीं आना चाहिए। बाकी आपको अच्छी बुक्स वगैरह बता देंगे, कौन सी बुक से आप पढ़ो ताकि आप बेस्ट परफॉर्मेंस कर सको। तो पहला प्रश्न, रक्त पर आधारित रक्त क्या है? ये PSI एग्ज़ाम 1998 में पूछा गया प्रश्न है और आपको ऑप्शन दिए गए थे सीरम प्लस प्लेटलेट्स। दूसरा ऑप्शन आपको जो दिया गया था वो था सीरम प्लस कणिकाएं। थर्ड जो ऑप्शन आपको दिया गया था वो था प्लाज्मा प्लस प्लेटलेट्स। और जो चौथा ऑप्शन आपके पास था वो था प्लाज्मा प्लस कणिकाएं। ये प्रश्न पूछा गया था PSI एग्ज़ाम 1998 में। ब्लड क्या है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो मैंने जब आपको पढ़ाया था कि ब्लड क्या है तो आपको याद होगा ब्लड 2 भागों से मिलकर बना होता है, ठोस भाग और द्रव भाग। ठोस भाग सामान्यतः कणिकाओं से मिलकर बना होता है या कोशिकाओं से मिलकर बना होता है 3 प्रकार की। कौन सी? RBC, WBC और प्लेटलेट्स। उसके अलावा मैंने बोला था द्रव भाग है, उसे प्लाज्मा भी कहते हैं, प्लाज्मा। तो प्रश्न है ब्लड क्या है? तो ब्लड कणिकाओं प्लस प्लाज्मा का संयुग्मन है। तो रक्त कौन सा ऑप्शन आएगा इसका? प्लाज्मा प्लस कणिकाएं। ये जो ऑप्शन है वो इसको संदर्भित करता है। तो समझ गए आप रक्त क्या है? रक्त है प्लाज्मा प्लस कणिकाएं। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसको। प्रश्न नंबर 2, रक्त की pH कितनी होती है? LDC एग्ज़ाम शायद 1999 में आया था ये शायद, बाकी याद नहीं है मेरे को। LDC में आया था, एक बार याद रखना। तो आपको ऑप्शन दिया गया था पहला 7.2, दूसरा जो आपके पास ऑप्शन था वो 7.4, उसके बाद तीसरा जो आपके पास ऑप्शन दिया गया था 6.2 और चौथा 6.4। तो रक्त की pH कितनी होती है? तो pH के मामले हम बात कर लेते हैं। pH क्या होती है? pH हमें किसी भी विलयन के अम्ल तथा क्षार होने का ज्ञान करवाती है। यानी कि pH स्केल के अंदर, pH मापने का एक स्केल होता है, उसके अंदर 1 से लेकर 14 अंक होते हैं। अगर कोई विलयन की pH 1 से 7 के मध्य है तो उसे अम्लीय विलयन कहा जाता है। अगर किसी विलयन की pH 7 से 14 के मध्य है तो उसे क्षारीय विलयन कहा जाता है। और जिस विलयन की pH 7 होती है उसे उदासीन विलयन कहा जाता है। तो ये है pH मापने का यंत्र जिस पर 1 से लेकर 14 तक अंक निर्धारित होते हैं।
और 14। तो जो रक्त की पीएच है वो 7.4 होती है, यानी कि यह है हल्का। 7 से आगे है तो यह हल्का क्षारीय होता है। रक्त हल्का क्षारीय होता है जिसकी पीएच 7.4 होती है। यह आपको डायरेक्ट याद करना है। आपको सीधा इतना ही पूछेगा कि रक्त की पीएच कितनी होती है, तो आपको याद होना चाहिए ये 7.4 होती है। इसे नोट कर लो। नेक्स्ट प्रश्न जो मैं करवाऊंगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3। अधिक ऊंचाई पर जाने से हमारी आरबीसी पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये प्रश्न पीसी एग्ज़ाम 2011 में पूछा गया था। तो प्रश्न था अधिक ऊंचाई पर जाने पर हमारी आरबीसी पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपके पास जो पहला ऑप्शन दिया गया था वो है आरबीसी की संख्या घट जाती है। आरबीसी की संख्या घट जाती है। दूसरा आपके पास ऑप्शन था आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। तीसरा आरबीसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और जो चौथा ऑप्शन आपके पास था वो था डब्ल्यूबीसी की संख्या घट जाती है। तो सवाल ये है कि अधिक ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी पर प्रभाव पड़ता क्यों है। क्यों पड़ता है आरबीसी पर प्रभाव। होता क्या है कि आरबीसी का कार्य, आप इसको समझो आरबीसी के कार्य से। आरबीसी का कार्य क्या होता है। आरबीसी हमारे शरीर में वायु का परिवहन करती है। वायु का परिवहन करती है। वायु में भी किसका, ऑक्सीजन का। हमारे द्वारा लिया गया श्वास, हमारे द्वारा लिया गया सांस फेफड़ों तक पहुंचता है। फेफड़ों के बाद जो रक्त है, रक्त में उपस्थित आरबीसी है, वो इसे शरीर के प्रत्येक भागों में पहुंचाती है। तो आरबीसी का कार्य है वायु का परिवहन या ऑक्सीजन को शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंचाने का। तो जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। वायुमंडलीय दाब कम होने से हमें श्वास लेने में कठिनाई होती है। तुलनात्मक रूप से हमारे अंदर ऑक्सीजन कम पहुंचती है। तो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में कम पहुंचेगी तो शरीर के अन्य भागों में भी ऑक्सीजन कम पहुंचेगी। तो होता क्या है कि शरीर क्या करता है, आरबीसी की संख्या को बढ़ा देता है। आरबीसी की संख्या को बढ़ा देता है ताकि हो क्या कि जितनी भी ऑक्सीजन हमारे अंदर जाए वो संपूर्ण रूप से काम में ली जा सके। जितनी भी ऑक्सीजन हम मान लो 100 ऑक्सीजन लेते हैं अंदर, तो हम सिर्फ 70 को ही काम में ले पाते हैं, बाकी 30 वापस जब हम श्वास छोड़ते हैं तो बाहर निकल आती है। तो शरीर क्या होता है, जब मान लो हमारी ऑक्सीजन ऊंचाई पर जाने पर हम कम ऑक्सीजन ले रहे हैं, मान लो 70 ही ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो शरीर क्या करता है, आरबीसी की संख्या बढ़ा देता है और इसका 95% तक यूज करने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार शरीर क्या करता है कि अधिक ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या को बढ़ा देता है ताकि पूरे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति बनी रहे। तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो आएगा आरबीसी की संख्या बढ़ा देता है। पीसी एग्जाम 2011 में ये पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न था कि अधिक ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अधिक ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। चलो नोट करो इसे। प्रश्न नंबर 4, आरबीसी का
कब्रिस्तान किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? आपके पास पहला ऑप्शन है यकृत, दूसरा है हृदय, तीसरा है स्प्लीन और चौथा है अस्थि मज्जा। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? आपके पास पहला ऑप्शन है यकृत, फिर मस्तिष्क या हृदय, स्प्लीन, अस्थि मज्जा। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ये प्रश्न आपको रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया था, और कब पूछा गया था वो मेरे को याद नहीं है, लेकिन रेलवे में पूछा गया था। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? अब कब्रिस्तान की कब आवश्यकता पड़ती है? जब कोई मरता है, यानी कि आरबीसी के लिए कब्रिस्तान, यानी कि आरबीसी भी मृत होगी। जो जिएगा वही तो मरेगा। अब वो कितने दिनों बाद मरेगा, यानी कि आरबीसी का जीवन काल क्या होता है, यह भी अपने को पता होना चाहिए। जीवन काल, आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन। कितना? 120 दिन। आरबीसी पैदा होने के बाद 120 दिन तक जिएगी, अपना कार्य करेगी, ऑक्सीजन का प्रवाह करेगी, उसके बाद ये मृत हो जाएगी। मृत होने के बाद शरीर इसे ऐसी जगह ले जाएगा जहाँ से इसका कुछ और निर्माण किया जा सकते या इसका कंपोनेंट काम में ले जा सके। तो आरबीसी को मृत होने पर शरीर स्प्लीन में भेज देता है, स्प्लीन, या इसे हिंदी में बोलते हैं प्लीहा, प्लिया में भेज देता है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान कौन हो गया? स्प्लीन या प्लीहा। ये होता क्या है कि वयस्क होते हैं ना हम, जब वयस्क, हमारी दो अवस्थाएं में, अगर हमारे जीवन काल को हम दो अवस्था में बांधते हैं, भ्रूणावस्था और वयस्क अवस्था। वयस्क अवस्था, चलो मरने के बाद मान लिया आरबीसी को स्प्लीन में ले जाया जाता है, लेकिन जन्म कहाँ से होता है इसका? जब भ्रूणावस्था होती है तब तो इसका जन्म, आरबीसी का जन्म, आरबीसी का जन्म होता है प्लीहा से ही, प्लीहा से ही बनती है और प्लीहा में ही समाप्त हो जाती है। लेकिन वयस्क अवस्था में यह प्लीहा से नहीं बनती, यह बनती है अस्थि मज्जा से। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ से भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर आपको पूछ लिया जाए आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। आपको याद रखना है आरबीसी मृत होने पर या आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? स्प्लीन। प्रश्न नंबर 2 ऐसा भी पूछा जा सकता है, भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? प्रश्न नंबर 3, तो आरबीसी का निर्माण होता है प्लीहा में। वयस्क अवस्था में, अवस्थाएं अलग अलग देगा आपको, वयस्क अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। ये 4 प्रश्न बनते हैं, यहाँ से 4 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी प्रश्न पूछे गए प्रश्न है, तो इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। एक प्रश्न ये, 3 इसके अलावा, तो कितने प्रश्न हो गए? टोटल प्रश्न हो गए 7। सभी को इसको नोट करो। तो आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वो प्लीहा होता है। तो टोटल 7 प्रश्न हम कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 8, हीमोग्लोबिन क्या है? प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 है हीमोग्लोबिन क्या है? आपके पास पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, चौथा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है बोथ यानी कि दोनों, और चौथा है नन, कोई नहीं। तो हीमोग्लोबिन क्या है, कहाँ पाया जाता है हीमोग्लोबिन? तो मैंने जब रक्त पढ़ाया था तो आपको बताया था हीमोग्लोबिन क्या है, रक्त में पाई जाती है। आरबीसी, आरबीसी का रंग होता है लाल, जिसका कारण है हीमोग्लोबिन,
और हीमोग्लोबिन में एक आयन पाया जाता है और उस आयन का नाम है Fe आयन। Fe लोहे का प्रतीक है, लोहा, तो इसे बोल सकते हैं लोहा आयन। कौन सा आयन? लोहा आयन। ये एक प्रकार से संकुल है, एक प्रकार का संकुल यौगिक है जो अन्य प्रकार की प्रोटीनों से मिलकर बना होता है। तो रक्त में आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जो लाल रंग का कारण है। आरबीसी के लाल रंग का कारण कौन है? हीमोग्लोबिन। ये भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि आरबीसी लाल क्यों होती है? हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण। उसके बाद ये भी पूछा सकता है हीमोग्लोबिन में आयन पाया जाता है, वह कौन सा होता है? तो Fe आयन या लोहा आयन। तो एक प्रश्न ये बनता है लाल रंग का कारण क्या है, प्रश्न नंबर 9। और एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि कौन सा आयन पाया जाता है, प्रश्न नंबर 10। ठीक है, एक प्रश्न में 3 प्रश्न हो गए अपने। तो 3 प्रश्न कौन कौन से? एक बार फास्ट रीडिंग मान लो। हीमोग्लोबिन क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा ये एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, उसके बाद ये भी पूछ सकता है लाल रंग, आरबीसी का लाल रंग होने का क्या कारण है? हीमोग्लोबिन है। अच्छा, हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा आयन पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन के अंदर लोहा आयन पाया जाता है। याद करने योग्य बातें हैं, नोट कर लीजिए। हाँ, ये जो पर्सन है हीमोग्लोबिन में लोहा आयन वाला, ये PSI एग्ज़ाम 1998 में पूछा गया प्रश्न है भाई। आप पीछे के क्वेश्चन पेपर अगर उठा के देखो तो आपके मिल जाएगा इस पर आधारित सवाल। तो नोट कर लिया आपने। आपको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है श्वसन रंजक नाम से। अब देखो उल्टा, रक्त का क्या कार्य है? श्वसन में महत्वपूर्ण है ये। रक्त में भी आरबीसी जो है वो क्या काम करती है? श्वसन में ही तो महत्वपूर्ण है। श्वसन में महत्वपूर्ण है तो हीमोग्लोबिन भी किस में महत्वपूर्ण है? श्वसन के अंदर। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का वर्णक है, वर्णक रंग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, आपको इतना ध्यान में रखना है, ये एक तरह का क्या है? वर्णक। और वर्णक को दूसरा शब्द इसको रंजक भी बोलते हैं। वर्णक को क्या बोलते हैं? रंजक। वर्णक का मुख्य कार्य होता है रंग उत्पन्न करना। तो रक्त का कार्य है श्वसन करना, आरबीसी का भी कार्य क्या हुआ? फिर श्वसन करना। फिर हीमोग्लोबिन का भी कार्य क्या हुआ? श्वसन करना। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का वर्णक या रंजक है। उसके बाद Fe आयन का भी कार्य क्या हुआ शरीर में? श्वसन का। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है हमारा श्वसन रंजक कौन सा है? पूछ सकता है श्वसन रंजक कौन सा है? 11वां प्रश्न आपको इस प्रकार से पूछा। हाँ, आया हुआ प्रश्न है ये वैसे। पीसी एग्जाम, PSI एग्जाम, LDC एग्जाम और रेलवे, चारों में ये पूछा गया प्रश्न है कि श्वसन रंजक कौन सा है। अब अगर आपको ऑप्शन में हीमोग्लोबिन मिले तो उसको हीमोग्लोबिन को टिक मार्क करें, अगर Fe आयन मिले तो Fe आयन को टिक मार्क करें, अगर आरबीसी मिले तो आरबीसी को टिक मार्क करें, क्योंकि श्वसन में इन सभी की भूमिका एक बराबर ही तो होती है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12। प्रश्न 12 ये सवाल है रक्त समूह में से सबसे कम पाया जाने वाला रक्त समूह होगा। सबसे कम पाया जाने वाला रक्त समूह है ये। RPSC LDC एग्ज़ाम 2012 में पूछा गया प्रश्न है कि सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला रक्त समूह होगा। ऑप्शन वही है आपके पास, A, दूसरा ऑप्शन B, तीसरा ऑप्शन AB और चौथा ऑप्शन O। तो सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला जो रक्त समूह है वो हमेशा AB होता है। अधिक मात्रा में जो पाया जाता है
वो होता है बी। आप डायरेक्ट याद रखना, सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला ए बी रक्त समूह है और सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला बी रक्त समूह है। तो इसे नोट कर लीजिए आप। ये प्रश्न आरपीएससी एलडीसी एग्ज़ाम 2012 में पूछा गया प्रश्न है। अच्छा, एक एबी जो ब्लड है, इसकी एक खास बात और होती है कि ये सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि ऐसे ब्लड ग्रुप का नाम बताइए जो सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है, तो वो होगा ए बी। अगर प्लस माइनस के साथ पूछे, प्लस माइनस के साथ, तो आप बताइए ए बी पॉजिटिव। ठीक है, यह प्रश्न महिला प्रवेश परीक्षा में पूछा गया है 2012 में। महिला प्रवेश परीक्षा में पूछा गया है 2012 में, तो इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। वैसे मैंने आपको जब ब्लड ग्रुप पढ़ाया था तो ये सारी बात मैंने क्लियर करवाई थी। तो सबसे कम पाया जाने वाला रक्त है ए बी, इस 2012 में पूछा गया। सभी रक्त से जो ग्रहण कर सकता है वो भी क्या है, ए बी। ये भी 2012 में महिला प्रवेश परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो अब आप अगर पीछे की जो वीडियो लेक्चर्स हैं उन्हें आप पढ़कर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कोई भी प्रश्न हमने छोड़ा नहीं है, प्रत्येक टॉपिक को डिटेल में पढ़ा है। तो प्रश्न 13वां ये हो गया अपना, 13वां प्रश्न यही था। तो प्रश्न 14वां करेंगे अभी। प्रश्न नंबर 14, सामान्य व्यक्ति में प्रकुंचन दाब कितना होता है? प्रकुंचन दाब कितना होता है? पहला ऑप्शन 120, दूसरा 110, तीसरा 90 और चौथा ऑप्शन 80। ये सारे दाब है, प्रकुंचन दाब। दाब मापन की इकाई जो यहाँ पे इनके साथ है वो है mm/Hg। किसी भी चीज़ को मापने की इकाई तो होती है, जैसे भार को मापने की इकाई ग्राम किलोग्राम है, द्रव्य पदार्थ को मापने की इकाई लीटर मिलीलीटर है, उसी प्रकार दाब को मापने की इकाई है एक mm/Hg। तो आप छोड़ो इस बात को। सामान्य व्यक्ति में प्रकुंचन दाब कितना होता है? 120, 110, 90 और 80। सवाल आपके पास ये। तो सामान्य व्यक्ति में प्रकुंचन दाब कितना होता है? ये भी महिला प्रवेश परीक्षा 2015 में पूछा गया है। ठीक है, तो होता क्या है, प्रकुंचन दाब कहाँ से मिलता है? तो हमारे शरीर में जो रक्त होता है ना, रक्त, हमारे शरीर में जो रक्त होता है वो कहाँ बहता है? वाहिनियों में तो बहता है। अब नदियाँ तो हमारे शरीर में है नहीं जो रक्त उनमें बहेगा, तो रक्त हमारे शरीर में वाहिनियों में बहता है, वाहिनियों में। अब कोई चीज़, कोई वाहिनी क्या होती है? एक नली सदृश्य, बहुत ही पतली नली सदृश्य संरचनाएं होती है जिन्हें वाहिनियां कहते हैं। रक्त तो उन्हीं में बहता है पूरे शरीर में। तो जैसे आपने देखा होगा कि पानी की जो पाइप होती है उसमें से अगर पानी बहा दिया जाए तो उस पाइप पर प्रेशर लगता है। प्रेशर यानी कि दाब महसूस होता है उस पाइप पे। मान लो पिचकी हुई पाइप पर उसमें से अगर पानी बहेगा तो वो फूल जाती है, क्योंकि उस पानी की पाइप पर दाब लगता है। उसी प्रकार हमारी वाहिनियों में जो पाइप सदृश्य ही है, उनमें जब रक्त बहता है तो इन वाहिनियों पर दाब लगता है, और इन वाहिनियों पर अधिकतम दाब 120 और न्यूनतम दाब 80 mm/Hg ही लगना चाहिए। जो mm/Hg ही लगना चाहिए, जिसे हम बीपी भी कहते हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर।
इसे हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर। तो ये 120 और 80 के बीच में मेंटेन रहना चाहिए, अधिकतम 120 और न्यूनतम 80। अगर 120 से अधिक हो जाता है तो उसको हार्ट अटैक आ जाएगा, और 80 से कम होता है तो उसे हार्ट अरेस्टिया हो जाएगा। तो सामान्य व्यक्ति में प्रकुंचन यानी कि हृदय जब हमारा सिकुड़ता है तब अधिकतम दाब कितना होगा, 120, और कुंचन सीधा डायरेक्ट कुंचन दे दिया जाए यानी कि न्यूनतम दाब अगर पूछा जाए तो वो होगा 80, अधिकतम 120। तो इस सवाल का जो जवाब आएगा वो आएगा 120, ठीक है। और न्यूनतम दाब पूछ ले तो 80, तो इसमें भी 2 प्रश्न बनते हैं। प्रकुंचन दाब पूछा है तो 120, न्यूनतम दाब पूछ ले तो 80। ये ब्लड प्रेशर होता है जो रक्त हमारी वाहिनियों में बहता है, तो उन वाहिनियों पर ये रक्त एक प्रकार का दबाव उत्पन्न करता है, उसे बोलते हैं ब्लड प्रेशर। और ये 120/80 के मध्य में स्थित होना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, महिला प्रयोग शिक्षा एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया ये प्रश्न है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा, दोबारा पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 16, जो अंतिम सवाल है आज का। मान लो कोई व्यक्ति है, वो दुर्घटना हो गई है किसी व्यक्ति की, दुर्घटना में घायल व्यक्ति है जिसका रक्त समूह हमें मालूम नहीं है, हमें मालूम नहीं है, और उसे रक्त देने की आवश्यकता है। रक्त, अरे दुर्घटना में कोई व्यक्ति है, वो घायल हो गया है और उसको रक्त चढ़ाने की आवश्यकता है, लेकिन उसका ब्लड ग्रुप हमें पता नहीं है, तो कौन से प्रकार का रक्त उसको चढ़ा सकते हैं? तो कौन से प्रकार का रक्त उसको चढ़ा सकते हैं? मान लो मेरा ब्लड ग्रुप बी है, तो सीधी सी बात है मैं ओ का ब्लड ग्रुप ले सकता हूँ और बी का। तो हमें जो दुर्घटना में घायल व्यक्ति है उसका ब्लड ग्रुप पता नहीं है और उसे रक्त चढ़ाने की आवश्यकता है, तो कौन सा प्रकार का रक्त चढ़ाएंगे? ये जब मैंने आपको रक्त समूह पढ़ाए थे तो उसमें एक बात बिल्कुल क्लियर पढ़ाई थी कि कौन सा रक्त किसको हम दे सकते हैं। इसको इस प्रश्न में आपके पास ऑप्शन थे ए, दूसरा था बी, और तीसरा था ओ, और चौथा था ए बी। तो अभी तक हमने पढ़ लिया था कि ऐसा रक्त जो सभी से ग्रहण कर सकता है वो होता है ए बी, और ऐसा रक्त जो सभी को दे सकता है वो कौन सा होता है? ओ। हाँ, ये प्रश्न वही आरएस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था, वो भी 2015 में, ठीक है, शायद 31/10/2015 को जो पेपर हुआ था आरएस का, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि दुर्घटना में घायल व्यक्ति जिसका रक्त समूह में मालूम नहीं है और उसे रक्त चढ़ाने की आवश्यकता है, तो कौन से प्रकार का रक्त चढ़ा सकते हैं? जो ए बी है वो हर किसी से रक्त ले सकता है, लेकिन जो ओ है वो हर किसी को दे सकता है। तो घायल व्यक्ति को अगर रक्त चढ़ाना है, हमें देना है, तो ये कौन सा देंगे? ओ वाला देंगे। अगर प्लस माइनस के साथ पूछे तो ओ नेगेटिव वाला, ठीक है। जो अब दोबारा देखो, ओ है वो सार्वत्रिक दाता रक्त समूह है, सार्वत्रिक दाता रक्त समूह है, उसमें भी अगर प्लस माइनस पूछे तो ओ नेगेटिव होगा। ए बी है वो सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह है, यानी कि वो हर किसी से ब्लड ले सकता है, प्लस माइनस के साथ पूछे तो ए बी पॉजिटिव। अत्यंत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, आरएस एग्ज़ाम 31/10/2015 को जो पेपर हुआ था उसमें से ये पूछा गया था कि दुर्घटना में घायल व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप हमें मालूम नहीं है उसको रक्त चढ़ाने की आवश्यकता है, तो कौन सा रक्त चढ़ाएंगे? ए बी ओ या ए बी? तो उसमें भी प्लस माइनस के साथ था उसमें, तो ओ नेगेटिव वाला रक्त चढ़ाएंगे। अगर यहाँ ऑप्शन एक ऐसा होता ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव, तो कौन सा देते हैं हम आंसर? ओ नेगेटिव वाला। तो ये जो आज प्रश्न किया अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ कि इनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाए, लेकिन फिर भी आप कोई बुक्स वगैरह करते रहिएगा। लेकिन जो हम थ्योरेटिकल पार्ट कर रहे हैं, जितना भी हम पढ़ रहे हैं, थ्योरी में से कोई भी प्रश्न बन सकता है, तो उससे बाहर नहीं आएगा। तो लगातार पढ़ते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।